हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के लास्ट सेगमेंट में सेक्शन 114 एंड सेक्शन 114 ए। अब ये दोनों सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 114 टॉक्स अबाउट कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। कोर्ट जो है वो सर्टेन फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम करे, ठीक है। और ये जो सर्टेन फैक्ट्स दे रखे हैं, सरप्राइजिंगली ये इस सेक्शन में नहीं दे रखे बट इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में दे रखे। और ये इलस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हमेशा जो है ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये इलस्ट्रेशंस आपके जेएलओ के पेपर में भी आए हैं, ठीक है। अगर आप जेएलओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से इसको समझिएगा। The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened. कोर्ट जो है may presume करेगी कुछ facts के existence जो उन्हें लगता है कि हुए हैं, regard being had to the common course of natural event। भाई common course of natural event में अगर वो हुए हैं, human conduct है या कोई public और private business में, और ऐसा लग रहा है कि ये चीज तो हुई ही होगी, ठीक है, in their relation to the facts of the particular case, ठीक है। तो कोर्ट जो है मे प्रिज्यूम करेगी। आप देखो इलस्ट्रेशंस इसके क्या कहते हैं। इलस्ट्रेशंस कहते हैं द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट अ मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स सून आफ्टर द थेफ्ट is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen unless he can account for his possession। कोर्ट कब तक मे प्रिज्यूम करेगी और क्या मे प्रिज्यूम करेगी। कोर्ट पहले तो क्या मे प्रिज्यूम करेगी ये देखते हैं। तो अगर कोई मैन पोजेशन में पाया गया है, किसी चोरी के सामान के वो पोजेशन में पाया गया और सून उसके तुरंत बाद, थेफ्ट के तुरंत बाद, या तो वो तो कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी कि या तो वो थीफ है और या फिर उसने वो गुड्स जो है अपने पास रिसीव किए, मतलब उसके पास चोरी का माल है, ठीक है। उसको पता था कि ये चोरी का माल है और उसके पास वो गुड्स हैं। तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि यही थीफ है या फिर इसके पास जो है चोरी का माल है, चोरी का माल खरीदता है, अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजेशन। और या तो वो फिर कुछ कॉन्ट्री बोल दे, वो कह दे कि ये इस वजह से मुझे पता नहीं था, जो भी कुछ है वो बता सके। अकाउंट का मतलब है कि वो बता सके कि क्यों उसके पास इस चीज का पोजेशन है, ठीक है। फिर उसके पास दैट एन एकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। कोर्ट ऐसा में प्रिज्यूम करेगी कि जो है वो अनवर्दी है, एकम्प्लिस जो है वो अनवर्दी है क्रेडिट का, ठीक है, unless he is corroborated in material particulars। और जब तक उसे corroborate नहीं करते हम तब तक जो है कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी दैट accomplice जो है अनवर्दी है। दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड वाज एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड फॉर गुड कंसिडरेशन। बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर एक्सेप्ट किया गया है या उसे एंडोर्स किया गया है तो उसे अच्छे मतलब गुड कंसिडरेशन के लिए ही एक्सेप्ट या एंडोर्स किया गया होगा। दैट अ thing or state of things which had been shown to be in existence within a period shorter than that within which such things or state of things usually cease to exist is still in existence। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे मान लो x और y के बीच में मतलब एजेंसी थी, ठीक है, x और y के बीच में एजेंसी थी 2000 में, ठीक है। और ये एजेंसी कंटिन्यू होनी थी 1 साल तक, साल 2001 तक। अब साल 2001 में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये सीज हुई होगी ना, क्योंकि 1 साल के लिए थी तो कभी ना कभी सीज हुई होगी। तो 2000 तक इनकी एजेंसी बनी रही, क्योंकि 1 साल के लिए थी, क्योंकि 1 ईयर के लिए थी, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि हाँ भाई 1 साल के लिए तो थी, तो होगी ही उनकी एजेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद दैट जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड। और जो भी जुडिशियल या ऑफिशियल एक्ट्स होते हैं उन्हें रेगुलरली परफॉर्म किया जाता है, ये भी कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। दैट द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केसेस। में कुछ केसेस में जो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस होता है उसे जो है वो उसी तरीके से फॉलो किया जाता है। जैसे किसी रजिस्टर में एंट्री डे बाय डे हो रही है, डे बाय डे बेसिस पर हो रही है, किसी डायरी में अगर वो एंट्री कर रहे हैं तो वो डे बाय डे हो रही है, ठीक है। कोई कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस है, उनका काम है, ये चीज हैबिट है उनकी कि वो करते ही है। तो अगर ऐसा भी कुछ मिल जाता है तो कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी कि हाँ इट इज कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस।
that evidence which could be and is not produced would if produced be unfavorable to the person who withhold it. अब भाई कोर्ट ने कहा किसी पर्सन को कि तुम जो है ये जो वेपन है तुम्हारे पास कोई भी वेपन है वो प्रोड्यूस करो। अब ये जो पर्सन है ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इस वेपन को, ये इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर इसने प्रोड्यूस कर दिया तो इसके ऊपर कोई ना कोई लायबिलिटी हो जाएगी। कैसी लायबिलिटी? क्रिमिनल लायबिलिटी इसके ऊपर हो जाएगी, इसलिए वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो कोर्ट जो है ये मानेगी, ये मे प्रिज्यूम करेगी कि ये शायद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जानता है कि अगर ये प्रोड्यूस कर देगा तो इसके लिए जो है अनफेवरेबल हो जाएगा। That if a man refuses to answer a question which he is not compelled to answer by law, the answer if given would be unfavorable to him. एक इंसान है वो सेम इसी की तरह, यहाँ पर तो हम वेपन प्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे, यहाँ उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा है, मना कर दे रहा है। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा है, ही इज नॉट आंसरिंग, तो इसका मतलब है कि इसको पता है कि अगर ये आंसर करेगा तो इट वुड बी अनफेवरेबल टू हिम। ठीक है, that when a document creating an obligation is in the hands of the obligated, the obligation has been discharged. भाई कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में कोई लेकर के आ रहा है, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट जो है एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रही है, ठीक है, किसी के ऊपर, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो उस ऑब्लिगेटर के हाथ में है, तो कोर्ट ऐसा मानेगी कि वो जो डॉक्यूमेंट है, जो मतलब जो ऑब्लिगेशन है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, मतलब हो चुकी है। ठीक है, अरे ऑब्लिगेशन का मतलब है कि जैसे मान लो कि मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि मुझे फलाने इंसान को किसी को कुछ पेमेंट करना है और मेरे पास उस चीज का डॉक्यूमेंट है, मैं कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट लेकर के गई, भाई मुझे पेमेंट करना है, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, मैं कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर के जा रही हूँ। ये डॉक्यूमेंट किसके हाथ में है? इज इन द हैंड्स ऑफ ऑब्लिगेटर, ऑब्लिगेटर मैं हूँ, मैं वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट लेकर के जा रही हूँ। तो कोर्ट देख करके ये समझेगी कि ये जो ऑब्लिगेशन है ये डिस्चार्ज कर दी इन्होंने, मतलब ऑब्लिगेशन जो है इनके ऊपर खत्म हो गई है क्योंकि मतलब इन्होंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है, तो ये सारे इलस्ट्रेशंस आपको आई होप क्लियर हुए होंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 114A। अब देखो, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। अब यहाँ तक जो कहानी लिखी हुई है वो 376 से रिलेटेड लिखी हुई है, जो रेप के प्रोविजंस आईपीसी में बताए गए हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं, where sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the women alleged to have been raped, and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume that she did not consent. क्वेश्चन ये है कि क्या जिस वुमेन का रेप हुआ उसका कॉन्सेंट था या नहीं था। तो कोर्ट, तो अगर वुमेन ने अब कोर्ट में आकर के ये कह दिया कि ये विदाउट कंसेंट हुआ है, आई सेड नो, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कि उन्होंने कंसेंट नहीं दिया था। अब अगर अक्यूज्ड ये बात कह रहा है, अभी भी वो ये फैक्ट अलेज कर रहा है कि नहीं इसने कॉन्सेंट दिया था, अगर अक्यूज्ड ये बात कह रहा है कि हाँ इसने कॉन्सेंट दिया था, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अक्यूज्ड के ऊपर है कि आप आए और उसे प्रूव करें कि उसका कॉन्सेंट था। ठीक है, और ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लॉजेस A to D ऑफ सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 375 रेप में जो भी ये क्लॉजेस दिए गए ऊपर जो मेंशन किए हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड, वो हम सेक्शन 375 ही है उसका मतलब, हम ऐसा समझेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये दोनों सेक्शंस? आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।